चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा रिवीजन के लिए, और इस चैप्टर में से हमें 3 जो चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपका चैलेंज क्या था, इन्फ्लेशन। पहला चैलेंज क्या था, इन्फ्लेशन। सेकंड आपका है पॉवर्टी, और थर्ड आपका चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। उन चैलेंज में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैलेंज हैं जिनका इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे वो कौन कौन से हैं, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, पॉवर्टी या गरीबी या निर्धनता, और अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बच्चों, हमने इन्फ्लेशन वाला जो पॉइंट है उसको लास्ट वीडियो उसमें रिवाइज कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी के बारे में। आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, पॉवर्टी। पॉवर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए निर्धनता। पॉवर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्धनता। और निर्धनता शब्द है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नी है प्लस धन प्लस ता। धन का मतलब जानते हो आप, धन या संपदा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी या वेल्थ। नी का मतलब क्या होता है, अभाव। नी का मतलब क्या होता है, अभाव। यानी जिस व्यक्ति के पास धन या संपदा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, निर्धन। अब देखो इंग्लिश में व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉवर्टी, तो आप क्या लिख सकते हो, लैक ऑफ या absence of money and wealth is known as poverty। धन या संपदा के अभाव को गरीबी कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसके पास क्या है, धन नहीं है, लैक ऑफ मनी एंड वेल्थ। इस व्यक्ति के पास क्या है, धन या संपदा नहीं है। इसके पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है। अगर इसके पास धन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, संपदा नहीं है, तो इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर इसके पास धन संपदा नहीं है तो ये अपना फूड है उसको भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। नो फूड, नो एजुकेशन, ये अपने बच्चों को क्या है, अच्छी स्कूल में शिक्षा है वो नहीं प्रदान कर सकता है। नो क्लॉथ, ये अपनी वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं उनको भी पूरा नहीं कर पाएगा। नो हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी स्वयं को, अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को ये नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। एंड नो हाउस, इसके पास मनी नहीं है, वेल्थ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए इसके पास अपने स्वयं का घर नहीं है या शेल्टर यानी आवास की व्यवस्था नहीं है। इन पॉइंट्स को देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि पुअर किसे कहेंगे। पुअर किसे कहेंगे, ए पर्सन हु इज नॉट एबल, ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। देखो भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं। और इन बेसिक नीड्स को अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाता है, किसके कारण, ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड वेल्थ इज नॉन एज पुअर। और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आपसे पूछी जाती करी होगी, ए person who is not able to fulfill his minimum requirements of life due to lack of या due to absence of money, wealth and
resources is known as poor and this situation या this condition is known as poverty। इसी डेफिनेशन को आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, poverty is such a condition, poverty is such a condition in which an individual या a person is not able to fulfill his minimum requirements of life due to lack of money and wealth is known as poor, is known as poverty। ठीक है, तो पॉवर्टी की डेफिनेशन जो उसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या बात ध्यान में रखनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, और एक क्या ध्यान में लिखोगे, लैक ऑफ मनी एंड वेल्थ। देखो बच्चों, मैं ये चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को क्लास में पहले से क्या है, अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है, इसके सभी नोट्स हैं उनको लिखवाए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे आप, मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देखो इकोनॉमी में पॉवर्टी के दो प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार तो आपका है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष निर्धनता। हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष निर्धनता। और सेकंड जो आपका पॉवर्टी का टाइप है, पॉवर्टी है, उसमें फर्स्ट क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सेकंड क्या हो गया आपका रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो ये जो टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला हम लेते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहला पॉइंट करेंगे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के पास क्या है, अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है या लाइफ की जो बेसिक नीड्स है, जैसे फूड है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है और हाउस या शेल्टर है, ये भी उस व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया What do you mean about absolute poverty? या define the term absolute poverty। important क्वेश्चन है, ध्यान रखना। What do you mean about absolute poverty? तो आप क्या आंसर लिखोगे, जो डेफिनेशन हमने पॉवर्टी की पढ़ी है वही डेफिनेशन आप किसकी लिख सकते हो, absolute poverty। क्या लिखेंगे, a type of poverty in which an individual is not able to fulfill minimum requirements of his life such as food, cloth, education, health and food। for example कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड, हाउस, क्लॉथ, एजुकेशन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति है वो अपनी लाइफ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फूड है, हाउस है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, इनको ही फुलफिल नहीं कर पाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए टाइप ऑफ पॉवर्टी इन विच an individual is not able to fulfill his minimum requirements of life such as food, house, cloth, education। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपका ये कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ये वर्ल्ड में मोस्टली किस प्रकार के नेशंस में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज मोस्टली फाउंड इन अनडेवलप्ड नेशंस। ठीक है, विश्व के जो विकसित देश हैं उन देशों में पॉवर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कौन सा टाइप पाया जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
जब हम इंडिया में पॉवर्टी की बात करते हैं, जब हम इंडिया में पॉवर्टी की बात करते हैं तो इंडिया में भी पॉवर्टी का कौन सा टाइप पाया जाता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में क्या 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 बातें ध्यान में रखोगे? नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नंबर 2 किस प्रकार की पॉवर्टी है वो किस प्रकार के नेशंस में पाई जाती है? अंडर डेवलप्ड नेशंस में। आपसे पूछने लगे अंडर डेवलप्ड जो नेशंस है वहां पर पॉवर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्ट किया गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और इंडिया में भी पॉवर्टी का कौन सा प्रकार है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक पॉइंट और ध्यान रखना है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी राष्ट्रों में इक्वल नहीं है। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो लोगों की क्या होती है? अलग अलग होती हैं। ऐसा क्यों है? तो आप ध्यान रखना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन। किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उस पर हमारी जो बेसिक या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो डिपेंड करती है। अब आपको पता है हर देश की इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या इक्वल नहीं है। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, सब देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है? अलग अलग है और उनके आधार पर हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती है? अलग अलग होती है। सेकंड आएगा आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लोगों के जीवन स्तर, लोगों के जीवन स्तर पर भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वो किसी रूरल एरिया है उसमें रह रहा है और एक व्यक्ति क्या है बॉम्बे, कोलकाता या चेन्नई जैसी जो मेगा सिटी है वहां पे रहता है। तो रूरल एरिया में रहने वाला व्यक्ति है और मेगा सिटी में रहने वाला जो व्यक्ति है उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जैसे अपन मॉर्निंग में क्या करते हैं, गांव में हम मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? हमें छाछ मिल जाए, बाजरे की रोटी मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, दलिया मिल जाए। लेकिन शहर के जो लोग हैं उनको आपको पता है ब्रेकफास्ट में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड जो फैक्टर है जिस पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं वो आपका है सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन या कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। इस टॉपिक को हमने पहले पढ़ लिया है। इन्फ्लेशन इज सच ए कंडीशन इन विच जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि। तो देखो अगर किसी देश में वस्तुओं की कीमतें अगर ज्यादा हो जाएंगी तो हम हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कम कर देंगे और वस्तुओं की कीमतें अगर कम हो जाती हैं तो हम हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल का यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं, या इसी तरह हम घर में क्या है मोटरसाइकिल या बाइसिकल है इसका यूज करते हैं। मान लीजिए मोटरसाइकिल की आज प्राइस है वो 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए से घटकर मोटरसाइकिल है उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाती है? 10,000 रुपए। इधर बाइसिकल है इसकी प्राइस कितनी है? 5,000। तो देखो हम बेसिक रिक्वायरमेंट में बाइसिकल की जगह हम किसको परचेज करेंगे? मोटरसाइकिल को। तो आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अलग-अलग देशों में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होती है? अलग-अलग होती है। क्यों होती है? बिकॉज डिफरेंट नेशंस हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो है डिफरेंट होती है। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पे भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो डिपेंड करती हैं और सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन है उस पर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा? रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट हम जो सेकेंड टाइप पढ़ेंगे वो आपका क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सापेक्ष निर्धनता।
ठीक है। पॉवर्टी के जो टाइप्स है उसमें आपका फर्स्ट टाइप क्या हुआ था, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और सेकंड आपका क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी में देखो आप मनी, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। देखो सभी लोगों के पास क्या है, समान रूप से क्या है, मनी, वेल्थ या धन या संपदा नहीं होती है। सभी लोगों की इनकम है वो क्या है, इक्वली होती है। सभी लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भोग वे, हम हमारे ऊपर जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सभी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सभी की इनकम और सभी के पास धन संपदा या रिसोर्सेज है वो इक्वल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक बी है और एक सी है। व्यक्ति ए है, उसकी पर मंथ जो इनकम है वो कितनी है, 50,000, बी की है 40,000 और सी की है 70,000। अब देखो इस एग्जांपल में आप देखो जो ए है, व्यक्ति ए है वो क्या है, रिच है। वो क्या है, रिच है। किसकी तुलना में, व्यक्ति बी की तुलना में। व्यक्ति बी की तुलना में क्या हो गया, ये रिच हो गया। लेकिन ए है वो क्या है, पुअर है। किसकी तुलना में, सी की तुलना में। और बी है वो तो ए और सी दोनों की तुलना में क्या है, पुअर है। इस प्रकार हम आय के आधार पे या धन या संपदा के आधार पे या उपभोग व्यय के आधार पर समाज के विभिन्न लोगों के बीच हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से जिस व्यक्ति की इनकम कम है, जिसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, जिसके पास मनी या धन या संपदा कम है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पुअर। और इस प्रकार की जो पॉवर्टी है वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव पॉवर्टी। तो डेफिनेशन क्या रखोगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमंग द वेरियस ग्रुप्स ऑफ ए सोसाइटी इन ए नेशन इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि रिलेटिव पॉवर्टी है ये किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो तो कहां पाई जाती है, अनडेवलप्ड नेशंस में। और रिलेटिव पॉवर्टी है वो आपकी पाई जाएगी डेवलप्ड नेशंस में। ठीक है, विश्व के जो विकसित देश हैं वहां पर पॉवर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया गया है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का माप। गरीबी का माप देखो हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो इंडिया में नेशनल इनकम है, इसको मेजर करने का जो फर्स्ट एफर्ट है वो किसने किया था, दादा भाई नेहरू ने। और कब किया था, 1868। कब किया था, 1868। और उसी तरह से इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने का जो फर्स्ट एफर्ट है वो किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने। और कब किया था, 1868। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है NSSO। क्या पॉइंट ध्यान रखना है, NSSO। N से नेशनल, S से सैंपल, फिर S से सर्वे और O से ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, मैंने इससे पहले नेशनल इनकम में एक पॉइंट बताया था आपको, CSO। क्या पॉइंट बताया था, CSO। C से क्या बनाएंगे, सेंट्रल, S से स्टैटिस्टिकल, O से ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए हमारे देश में नेशनल इनकम है, इसकी कैलकुलेशन का कार्य प्रेजेंट टाइम में किसके द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और हमारे देश में पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी रिलायबल डाटा है, गरीबी से जुड़े हुए जो भी विश्वसनीय आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करना या उनको संकलित करना जो कार्य है वो कौन कर रहा है,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना CSO और NSSO दोनों ही पॉइंट इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो 29 को इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ में ध्यान रखो तो अगला टॉपिक हमारा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड जो डाटा है उनके कलेक्शन का काम भी कौन करता है NSSO। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उनको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, पॉवर्टी। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पॉवर्टी। क्या डेफिनेशन लिखेंगे पॉवर्टी की, पॉवर्टी इज सच ए कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ मनी, वेल्थ एंड रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपका क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक आपका क्या है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसके बारे में आप 4 जो फैक्ट्स हैं 4 फैक्ट्स हैं उनके बारे में ध्यान में रखना। एक तो डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, a type of poverty in which an individual is not able to fulfill his minimum requirements of a life such as food, clothes, education, health and a house. Second point, this type of poverty is mostly found in underdeveloped nations। और इंडिया में जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो इंडिया में भी कौन सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, किस टाइप की पॉवर्टी पाई जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक ध्यान रखना है कि जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, उस समय हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग क्यों होती हैं, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन, सेकंड आपका क्या रहेगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, और थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा सिचुएशन या कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। रिलेटिव पॉवर्टी जो है इसके बारे में हमें 2 पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है। एक तो डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, डिफाइन द टर्म रिलेटिव पॉवर्टी। तो आप आंसर क्या लिखोगे, unequal distribution of money, wealth, income and consumption expenditure among the various groups of a society is known as relative poverty। और relative poverty वो किस प्रकार के नेशंस में पाई जाती है, तो आपको पता है ये पॉवर्टी कहाँ पाई जाती है, डेवलप्ड नेशंस में। फिर हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, जिसमें अभी तक हमने 2 पॉइंट्स हैं उनको देख लिया है। इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने का जो फर्स्ट एफर्ट है वो किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा का 1868 में। और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी रिलायबल डाटा है उनके कलेक्शन का कार्य कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। ठीक है, अब देखो आगे हम देखेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्टडी जो ग्रुप्स हैं वो बनाए गए थे। उन ग्रुप्स में से एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप है वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी। ठीक है, वाई के अलग कमेटी ने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए या पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कैलोरी कंजम्पशन है, कैलोरी कंजम्पशन है, इसको अपना बेस चुना था। ठीक है, वाई के अलग कमेटी ने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए अपना क्राइटेरिया या अपना बेस किसे सिलेक्ट किया था, कैलोरी कंजम्पशन। ठीक है, कैलोरी हो। तो देखो वाई के अलग कमेटी ने क्या बताया, एक तो रूरल एरिया है, एक अर्बन एरिया है।
वाइकेलर कमेटी ने बताया यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया में पर डे 2400 कैलोरी का उपभोग नहीं कर पाता है, यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी का उपभोग नहीं कर पाता है और शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का उपभोग नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है? गरीब। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? व्हाट डू यू मीन अबाउट कैलोरी वेस्ट या कंजम्पशन वेस्ट पॉवर्टी? देखो इस प्रकार की पॉवर्टी को नाम दिया गया था कैलोरी वेस्ट पॉवर्टी या कंजम्पशन वेस्ट पॉवर्टी, या डिफाइन द टर्म पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू वाइकेलर कमेटी। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ए पर्सन who is not able to get 2400 calories per day in rural areas. A person who is not able to get 2400 calories per day in rural areas, and he is not able to get 2100 calories per day in urban areas is known as poor, and this type of poverty is known as calorie based poverty and consumption based poverty। ठीक है, अब देखिए हमने वाइकेलर कमेटी है उसके अनुसार पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे सुरेश तेंदुलकर एंड एक इनके साथ है सी रंगराजन। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन है, इन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया है? देखो इन्होंने एक क्राइटेरिया चुना था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। हिंदी में क्या बोलेंगे? उपभोग व्यय। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए किस क्राइटेरिया है उसका चयन किया था? तो आपका आंसर क्या आएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपका आंसर क्या आएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्होंने क्या किया, जो किसी भी फैमिली या किसी व्यक्ति की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जैसे फूड, क्लॉथ, हाउस, यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनका एक इन्होंने क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनका क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया। और इस ग्रुप में आने वाले जो भी आइटम्स थे, उन आइटम्स की उन्होंने क्या कर ली? मार्केट वैल्यू पर प्राइस डिसाइड कर दी, इनका मूल्य निर्धारित कर दिया कि मान लीजिए एक व्यक्ति को एक महीने में क्या है, खाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, पहनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसके मनोरंजन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसकी चिकित्सा के लिए क्या क्या आवश्यकता है। इस प्रकार की जो भी उसकी वस्तुएं थी उनका एक ग्रुप बना लिया, एक बास्केट बना ली उन्होंने, उस बास्केट में इन सभी वस्तुओं को रख लिया और इन वस्तुओं की उन्होंने क्या की? मिनिमम जो प्राइस है वो डिसाइड कर दी। इनकी क्या कर दी? मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दी। और जो व्यक्ति उस मिनिमम प्राइस को प्राप्त कर लेता है वो तो क्या कहलाएगा? रिच, और जो प्राप्त नहीं कर पाता वो क्या कहलाएगा? पुअर। तो सबसे पहले देखो सुरेश तेंदुलकर के अनुसार इन्होंने कितनी प्राइस है वो डिसाइड की थी। इन्होंने भी क्या रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से डिवाइड किया था। सुरेश तेंदुलकर ने क्या बताया? वह व्यक्ति जिसका पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्होंने बेस क्या चुना था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सुरेश तेंदुलकर ने क्या बताया? यदि कोई व्यक्ति है उसका ग्रामीण क्षेत्र में
वहां पे तो पर डे था, यहाँ पे क्या रहेगा पर मंथ। यदि किसी व्यक्ति का पर मंथ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रामीण क्षेत्र में कितने से कम हो, 816 रुपए से कम हो, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए से कम हो, वह क्या कहलाएगा, पुअर। वो क्या कहलाएगा, पुअर। हु इज पुअर अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर, या डिफाइन द टर्म पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर ने पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या दी, आपको क्या लिखना है, ए पर्सन who is not able, a person who is not able, या a person whose per capita, a person whose per capita consumption expenditure is less than 816 rupees per month in rural areas. A person whose per capita consumption expenditure is less than 816 rupees per month in rural areas and his per capita consumption expenditure is less than 1000 rupees per month in urban areas is known as poor. ध्यान रखना, देखो हमने वाईकेएल कमेटी के अकॉर्डिंग जब पॉवर्टी को डिफाइन किया था, उस समय हमने देखा था कि कैलोरी कंजम्पशन के बेस पे हम उसे डिफाइन कर रहे थे, और कैलोरी कंजम्पशन में हमें क्या लेना था, पर डे, क्या लेना था, पर डे। और यहाँ पर सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन के द्वारा पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चुना गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 मंथ के लिए, इसके लिए 1 मंथ के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्होंने क्या 2011-12 को अपना बेस ईयर चुना था, सी रंगराजन और सुरेश तेंदुलकर ने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए किस ईयर को बेस ईयर चुना था, 2011-12 को। और 11-12 के बेस ईयर के आधार पर प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन पुअर है, तो ध्यान रखना 21.92%, 21.92%। एक बार हो गया, सी रंगराजन। सी रंगराजन, देखो सुरेश तेंदुलकर के साथ साथ सी रंगराजन ने भी क्या है, पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको अपना बेस ईयर चुना था। इन्होंने देखो कितना पर मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताया, एक तो रूरल एरिया है, एक आपका क्या है, अर्बन एरिया है। सी रंगराजन है ये थोड़े बेहतर आदमी थे, सी रंगराजन है सुरेश तेंदुलकर की तुलना में बेहतर आदमी थे। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका पर मंथ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बढ़ा के बताया है। कितना बताया है, ये बढ़िया आदमी है, बेहतर आदमी है, तो 7 इधर क्या रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9। और अर्बन एरिया के लिए इन्होंने क्या बताया है, 1407, ठीक है। डेफिनेशन बना लोगे, अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन ए पर्सन whose per capita consumption expenditure is less than 972 rupees, ध्यान रखना, पर मंथ in rural areas is known as poor, ठीक है। और अर्बन एरियाज में पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर मंथ इज लेस देन 1407 रुपीस। क्या डेफिनेशन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन ए पर्सन whose per capita consumption expenditure is less than 972 rupees, 972 rupees in rural areas and his per capita
consumption expenditure is less than 1407 rupees per month in urban areas is known as poor, तो देखो पॉवर्टी से रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं फटाफट 1 मिनट में सभी पॉइंट्स को अब तक जो पढ़ लिया उनको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज सच ए कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड वेल्थ। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एक तो आपका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक आपका क्या हो जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में 4 पॉइंट्स ध्यान में रखना। एक तो मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन भी आप क्या लिख दोगे जो अपने पॉवर्टी की डेफिनेशन लिखी है, ए टाइप ऑफ पॉवर्टी इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ सच एज फूड है, क्लॉथ है, हेल्थ है, एजुकेशन है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ये मोस्टली किस प्रकार के नेशंस में पाई जाती है, ध्यान रखना अंडर डेवलप्ड नेशंस में। इंडिया में भी पॉवर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो आप ध्यान रखना एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जब हम मेजर करते हैं तो जो रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ये अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग हो जाती हैं। ये अलग-अलग क्यों होती हैं, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो 3 फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करती हैं। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन, और एक आपका क्या है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए पीपल, और थर्ड आपका क्या है सिचुएशन या कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमने देखा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में हम क्या करते हैं, इनकम, 3 नाम याद रखना, इनकम, वेल्थ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनके बेस पे हम क्या करते हैं, लोगों की तुलना करते हैं। ठीक है, जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनके पास धन संपदा ज्यादा है, जिनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, वो क्या करेंगे रिच रिलेटिवली। जिनका क्या इनकम कम है, जिनके पास धन संपदा कम है और जिनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, तो रिलेटिव पॉवर्टी है। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ए टाइप ऑफ पॉवर्टी, या सीधा भी आप लिख सकते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, wealth and consumption expenditure among the various groups of a society is known as relative poverty. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। इंडिया में फर्स्ट टाइम पॉवर्टी को मेजर करने का जो एफर्ट है वो कब हुआ था, 1868 में। किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी रिलायबल डाटा है उनके कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, NSSO। नेक्स्ट आपको याद रखना है वाई के अलग कमेटी। क्या याद रखना है, वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी है, इसने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए किस क्राइटेरिया को अपना बेस चुना था, तो आपको पता है कैलोरी कंजम्पशन। कौन सा क्राइटेरिया था, कैलोरी कंजम्पशन। और कैलोरी कंजम्पशन है इसको भी डिवाइड कर रखा है कि रूरल एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है और अर्बन एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट। आपको पता है रूरल एरिया के लोग ज्यादा वर्क करते हैं तो इनको ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वाई के अलग कमेटी के अनुसार पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, a person who is not able to get 2400 calories per day in rural areas and he is not able to get 2100 calories per day in urban areas is known as poor. Next हम देखेंगे सुरेश तेंदुलकर एंड श्री रंगराजन। देखो दोनों ने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चुना था, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्होंने भी क्या रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसको डिसाइड किया था। तो एक तो ले लो आप रूरल एरिया, एक ले लो आप अर्बन एरिया। सबसे पहले सुरेश
तेंदुलकर को देख लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर ने रूरल एरिया के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मंथली वो कितना डिसाइड किया था 816 रुपी और अर्बन एरिया के लिए 1000। दूसरा आपका रहेगा सी रंगराजन, इन्होंने रूरल एरिया के लिए कितना बताया था 972 और अर्बन एरिया के लिए 1407। अब डिफरेंस का आप अपने हिसाब से बना लो। हु इज पुअर अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर? ए पर्सन whose per capita consumption expenditure is less than 816 rupees per month in rural areas and his per capita consumption expenditure is less than 1000 rupees per month in urban areas is known as poor। और सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 2011-12 है वो बेस ईयर मानते हुए इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने परसेंट पॉपुलेशन पुअर है? ध्यान रखना 21.92%। इसी प्रकार हम डेफिनेशन बना लेंगे सी रंगराजन के अकॉर्डिंग। हु इज पुअर अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन? तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सी रंगराजन in base year 2011-12 a person whose per capita consumption expenditure is less than 972 rupees per month in rural areas and his per capita consumption expenditure is less than 1407 rupees per month in urban areas is known as poor। देखेंगे रीजन्स ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा? रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, यानी निर्धनता या गरीबी के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या क्या है। तो देखो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। आपको पता है कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी एक नंबर के। तो जो रीजन्स है उनको आपको ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है, केवल आप याद रखना चाहो तो केवल इनके पॉइंट ध्यान में रख लेना। पॉवर्टी के लिए जो रिस्पांसिबल रीजन्स है उनमें पहला आपका आता है सोशल रीजन्स। पहला क्या ध्यान रखना आपको? सोशल रीजन्स। एक आ ध्यान रख लेना इकोनॉमिक रीजन्स, एक ध्यान में रखना पॉलिटिकल रीजन्स, और एक आपकी बुक में दे रखा है पॉइंट अदर रीजन्स। तो ऐसे पॉइंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन राइट एनी 2 रीजन्स ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी के लिए रिस्पांसिबल रीजन्स कौन-कौन से हैं? तो आपको तो लिख देना सोशल रीजन्स एंड इकोनॉमिक रीजन्स, या इकोनॉमिक रीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स। सोशल रीजन्स जो है उसमें आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं। सोशल रीजन्स सामाजिक जो कारण है उनमें आप 2 बातें ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछा जाए राइट एनी 2 सोशल रीजन्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। तो हम क्या देखेंगे? देखो इंडिया में बर्थ, मैरिज और डेथ, बर्थ, मैरिज और डेथ, ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। आप देखते हो कि हमारे देश में जब बच्चा जन्म लेता है तो ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं जलवा भोजन करते हैं, दशरोपण करते हैं। इसी प्रकार देखो जो अर्बन एरिया है वहां पर ईद क्या मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उसपे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। मैरिज में भी आपको पता है कि हमारे देश में अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम शादी विवाह में क्या बेवजह का पैसा बहुत खराब करते हैं। होड़ लगी रहती है किसकी शादी में कितने पैसे हैं वो खर्च हुए थे, तो फिजूल के खर्चे हम बहुत ज्यादा करते हैं। और डेथ से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस है जैसे मृत्यु भोज जैसी जो हमारे सामाजिक आयोजन है उन पर भी आज रूरल एरिया है या डेवलप्ड जो रीजन्स है वहां पे पैसा खर्च किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सोशल रीजन्स कौन-कौन से हैं? ट्रेडिशंस अकॉर्डिंग एसोसिएटेड विद बर्थ, मैरिज एंड डेथ आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। यानी जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित और मृत्यु से संबंधित जो हम बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं उसके कारण भी लोग क्या है गरीब है। एक ध्यान रखना ग्रोइंग पॉपुलेशन,
ठीक है, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है कि हमारे जो समाज में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे हमारे समाज में पुत्र जन्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण कोई फैमिली है उसमें क्या बेटियां पैदा हो जाती, मान लीजिए किसी व्यक्ति के 7 बेटियां पैदा हो गई, फिर भी वो पुत्र की चाह में क्या है आगे वो संतान पैदा करता है, करते करते 10 बेटियां पैदा हो गई, तो फैमिली है उसकी साइज क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। अब बड़ी साइज होने के कारण जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स है, वो क्या है बहुत अधिक हो जाएंगी। तो एक नॉर्मल सा आपको याद रख लेना, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। तो आपसे पूछा जाए राइट एनी टू सोशल रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, तो आप क्या लिखोगे ट्रेडिशंस रिगार्डिंग बर्थ, मैरिज एंड डेथ, और सेकंड पॉइंट क्या लिख दोगे ग्रोइंग पॉपुलेशन। यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान रखना, रेगनार नक्शे। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? रेगनार नक्शे के द्वारा। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र क्या है? देखो कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वो अपनी हेल्थ पे क्या है ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाता है, अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या उसकी फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, मेंटली वो क्या है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण प्रोडक्शन जो वर्क है उसमें कंट्रीब्यूशन उसका बहुत कम हो जाता है, या वो धीरे धीरे गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है, लोगों से उधार लेकर अपना काम चलाता है, पहले वाले पैसे उसे चुकाए नहीं जाते, फिर नया उसको क्या उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको हम गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। आपको तो ध्यान रखनी है दो बातें। नंबर 1 विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? रेगनार नक्शे ने। और रेगनार नक्शे के अनुसार विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? The cause of poverty is poverty. The cause of poverty is poverty. Poverty का कारण क्या है? Poverty and the result of poverty is also poverty. गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी। कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वो पहले से गरीब है, और पहले से गरीब है इसका मतलब उसके पास ना तो फूड की फैसिलिटी है, ना क्लॉथ की फैसिलिटी है, ना हाउस की, ना हेल्थ केयर की, इसलिए वो आगे से आगे क्या होता जाएगा? गरीब हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति गरीब है उसका रिजल्ट भी क्या रहेगा? गरीबी ही रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल या रिड्यूस पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आपको पता है सीधी सी बात है, एक तो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इस पे हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल। तो पहला पॉइंट लिख दोगे आप कंट्रोल और ग्रोइंग पॉपुलेशन या ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, जनरली मैं आपको बता रहा हूं। एक हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं इनको इंप्रूव करके, एक हम क्या कर सकते हैं जो हमारी सोशल इविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको कंट्रोल करके भी हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। एक हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाकर भी पॉवर्टी है इस समस्या को दूर कर सकते हैं। और पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े उनमें लास्ट पॉइंट आपका आएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के द्वारा पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो दो पॉइंट याद रख लेना आप। एक तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करवा रही है, और
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को प्रमोट कर रही है। और एक और ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने क्या बीपीएल लाइन है उससे नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनको लो कॉस्ट पे या फ्री में क्या है बेसिक नीड्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें, खाने पीने की चीजें या हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो देखो हमने इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था, उसमें पहला पॉइंट हमने लिया था इन्फ्लेशन और सेकंड पॉइंट आपका आ गया पॉवर्टी और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पहले भी एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया क्लासरूम में, सब नोट्स दिए गए हैं, एक बार मैंने इसका रिवीजन आपको करवा दिया है तो इसको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 नंबर के, और प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको रिवाइज करवाया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग, वहां से भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 3। तो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 6 क्वेश्चन दो ही चैप्टर में से आ रहे हैं। तो आपको पता है कि एक-एक नंबर के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सही करके आ जाएंगे तो आगे जाकर जो कॉपी चेक करने वाला हमारा एग्जामिनर या टीचर है उस पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।